जो खुद का घर संभाल नहीं पा रहे वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं सरकार फेल हो गई, मगर सच बात तो ये है कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा फेल होता नजर आ रहा है। कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से आती है क्या? ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, देश की इकोनॉमी कुछ चीज होती है। मगर इन्हें क्या पता, जो फाइलों के नीचे से काम करवा ले, जो नोट देकर काम करवा ले, उन्हें क्या पता रोजगार क्या होता है। ये लोग रोज नया नैरेटिव बनाते हैं, कभी डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी इंस्टीट्यूशन खतरे में है। अरे भैया थोड़ा झांकिए, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी शशि जी। मान्यवर, आज ओपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, इनका खुद में नो कॉन्फिडेंस है। मान्यवर, इनके पास ना ही कोई एजेंडा है, ना ही कोई लीडरशिप और ना ही कोई डायरेक्शन। जो खुद का घर संभाल नहीं पा रहे वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग कहते हैं सरकार फेल हो गई, मगर सच बात तो ये है कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा फेल होता नजर आ रहा है। इन्हें देश की प्रोग्रेस की चिंता नहीं है मान्यवर, इन्हें तो अपने पॉलिटिकल प्रोग्रेस ना होने की चिंता है। और भैया इनका हाल तो ऐसा है जैसे मैच हारने के बाद प्लेयर्स बोले पिच ही खराब थी। ये लोग रोज नया नैरेटिव बनाते हैं, कभी डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी इंस्टीट्यूशन खतरे में है। अरे भैया थोड़ा झांकिए, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमारी सरकार ने, इस देश की सरकार ने धारा 370 जैसे प्रावधान हटाकर यह साबित कर दिया कि देश सर्वोपरि है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर हमारी सरकार ने, इस देश की सरकार ने यह साबित कर दिया कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े हैं। आज ओपोजिशन ने इन्फिल्ट्रेशन का इशू बताया। माननीय सदस्य महोदय और माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपको बता दूं कि आज बॉर्डर पर सुरक्षा अत्यधिक सरल हो गया है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अत्यधिक कमी देखने को मिली है। स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है बांग्लादेश बॉर्डर पर, जो कि अत्यधिक पोरस बॉर्डर है। वहां पे रेप्टाइल्स के द्वारा सुरक्षा कार्य किया जा रहा है। और सुनिए, देश की सुरक्षा पे राजनीति नहीं होती, देश की सुरक्षा पे राजनीति नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है, सियासत नहीं होती। जो भरोसा तोड़ते हैं वो आरोप लगाते हैं, और जो भरोसा बनाते हैं वो इतिहास रखते हैं। और विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने इसी इतिहास को रच के दिखाया है। मान्यवर, ओपोजिशन के द्वारा विमेन रिजर्वेशन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। 30 साल तक इस बिल को आपने फाइल में दबाकर रख दिया, और जब हम लेकर आए तो आपको किंतु परंतु याद आ गया। जब सत्ता में थे तब हिम्मत नहीं हुई, और जब हम लेकर आए हैं तो सवाल करने आ गए। 1947 पर सुनिए, 1947 से 2014 तक आपने ओबीसी और महिलाओं को रोक कर रखा, और जब देश बदल रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। भैया सुनिए, ये बिल सियासत का खेल नहीं, सम्मान की बात है। ये बिल सियासत का खेल नहीं, सम्मान की बात है, हर माँ बहन बेटी के अधिकार की बात है। और जो साथ नहीं देंगे वक्त याद रखेगा, क्योंकि ये बदलाव है, नए भारत की शुरुआत है। अध्यक्ष महोदय, इनका एक मुद्दा सेंट्रल एजेंसीज को भी लेकर आता है। मैं इनका दर्द समझ सकता हूं। जब कानून सच बोलता है तो झूठ की चीखें निकल आती है। ये लोग कहते हैं सेंट्रल एजेंसीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अरे भैया, जब आप इतने सही हैं तो आपको किस बात का डर है? आज मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एजेंसीज इस देश के हैं, ना कि किसी पार्टी के। और सच बात तो यह है कि जब तक इनका करप्शन छुपा हुआ था तब तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, और जब करप्शन उजागर हो गया तो ये साजिश लगने लगी। जिनके हाथ साफ होते हैं वो इंक्वायरी से नहीं डरते, और जिनके दामन पर दाग होते हैं वो एजेंसीज को बदनाम करते हैं।
ये मिसयूज का रोना नहीं है, ये एक्सपोज होने का डर है जो इनके चेहरों पर दिख रहा है। मान्यवर, इन्होंने तो मीडिया में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी वादा कर दिया। और सुनिए, ओपोजिशन बार बार 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा नैरेटिव फैला रहा है, मगर सच छिपाना और झूठ दिखाना इनकी पुरानी आदत रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से आती है क्या? या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, देश की इकोनॉमी कुछ चीज होती है? मगर इन्हें क्या पता, जो फाइलों के नीचे से काम करवा ले, जो नोट देकर काम करवा ले, उन्हें क्या पता रोजगार क्या होता है? आज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने करोड़ों लोगों को स्किल दिया। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए। ये रोजगार नहीं है क्या? इनके लिए सिर्फ रोजगार वही है जो फाइल से चले, काम पे नहीं, केवल अपने नाम से चले। मगर हमारी सरकार ऐसी नहीं है भैया। हमारी सरकार हर एक सेक्टर पर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर तक भी काम कर रही है। महोदय, इनका मुद्दा तो कभी कभी वोट की चोरी को लेकर भी आता है। अरे भाई, जब आप जीते तो ईवीएम ठीक, और जब आप हार गए तो ईवीएम चोर। ये कौन सी सेलेक्टिव मोरालिटी है? थोड़ा हिस्ट्री याद कर लीजिए। जिन राज्यों में आप जीते थे वहां भी ईवीएम भी थी। उस समय ईवीएम देशभक्त थी और आज एंटी नेशनल हो गई। ये कौन सी सेलेक्टिव मोरालिटी है? थोड़ा टेक्नोलॉजी भी समझ लीजिए। ये कोई ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है, ना ही वाईफाई से। ये तो व्हाट्सएप से भी हैक नहीं होती भैया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप ताना मार रहे हैं, पर जनता ने आपको ऑलरेडी ही रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। फेल विद जीरो रॉन्ग कनेक्शन। सुनिए, फेल विद जीरो रॉन्ग कनेक्शन। महोदय, इनका मुद्दा तो ये भी है कि हमारी पार्टी वॉशिंग मशीन है। अरे भैया, जब इतनी ही पावरफुल मशीन है तो लाइन में क्यों खड़े होते हैं अंदर आने के लिए? कोई भी पार्टी किसी को साफ नहीं करती, कोई भी पार्टी किसी को साफ नहीं करती, और हमारी पार्टी तो सिर्फ उन्हीं को मौका देती है जो इस देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर किसी पर आरोप है तो लोग इन्फोर्समेंट एजेंसीज और कानून तय करेगी, ना कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, मीडिया में तो ये लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं। थोड़ा अपने गिरेबान में जाकर झांक के देखिए, जिनके खिलाफ तब तक बोलते थे आज उनसे अलायंस बनाए बैठे हैं। तो आपका अलायंस पवित्र हो गया और हमारी पार्टी इसमें को आए तो हमारा अलायंस पाप। ये कौन सा सेलेक्टिव मोरालिटी का खेल खेल रहे हैं? महोदय, सोनाली जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया इन्फिल्ट्रेशन का। सोनाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई वर्षों से आपने बॉर्डर को ओपन इन्विटेशन बनाकर रख दिया और आज हम पर सिक्योरिटी के लिए लेक्चर छाड़ रहे हैं। इतने वर्षों में बॉर्डर टूरिज्म चला रहे थे क्या? बोलिए, इतने वर्षों में बॉर्डर टूरिज्म चला रहे थे? ऑपोजिशन के लिए इन्फिल्ट्रेशन एक डिबेट का मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए यह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। आज तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि रोहिंग्यास कब तक जाएंगे? अरे भैया, जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाके रोहिंग्यास को भगाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? जिनके दल में खुद विश्वास नहीं बचा, वो अविश्वास लाने आए हैं। अपोजिशन महोदय का एक ही मुद्दा है कि सरकार हटाओ, पर देश का एजेंडा है भारत बढ़ाओ। इसीलिए आप प्रस्ताव लाते रह जाते हैं और हम देश को आगे बढ़ाते रह जाते हैं। माननीय सोनाली जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सरकार 543 सीटों पे ही क्यों नहीं इलेक्शन करवा लेती। थोड़ा आप होमवर्क करके, आपको शायद पता नहीं कि 2029 तक पुरानी सीटों पे इलेक्शन होने वाला है। और जो मीडिया में झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि दक्षिण की सीटें चली जाएगी, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। आज दक्षिण के राज्यों में 129 सीटें हैं। 543 सीटों में दक्षिण के राज्यों में 129 सीटें हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद 195 सीटें हो जाएगी। नुकसान कहां है भैया? होमवर्क करके आते तो नहीं बोलते ऐसा। केरल के राज्य में अभी 20 सीटें हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद 30 हो जाएगी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद 59 हो जाएगी। तमिलनाडु में वर्तमान प्रतिशत 7.18% रिप्रेजेंटेशन उनका पार्लियामेंट में है,
जो बढ़कर 7.23% हो जाएगा। तो हमको तो नहीं लगता कि यहाँ पे डिलिमिटेशन से केरल के राज्य को, दक्षिण के राज्य को नुकसान हो रहा है। शायद इनको नुकसान हो रहा है, बट होमवर्क नहीं करके आए तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर 42 हो जाएगी। और ये तो जाति जनगणना की बात करते हैं। आपको शायद पता नहीं, सरकार ने जाति जनगणना की बात ऑलरेडी बोल चुकी है, मगर इन्हें तो घरों की जाति पूछनी है। अरे भैया थोड़ा होमवर्क कीजिए, घरों की कोई जाति नहीं होती। माननीय सोनाली जी ने कहा कि विमेन रिप्रेजेंटेशन को 543 सीटों पर ही क्यों नहीं दिया जा रहा है। महोदया मैं आपको बता दूं कि जो 2029 का इलेक्शन होगा वो 543 सीटों पर होगा, और हमने डिलिमिटेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर आपने कोई लूप होल किया होगा अपनी सरकार के टाइम पे तो वो हम वादा कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप निश्चित रहिए। महोदय विपक्ष के कुछ नेता हैं जो मीडिया में जाकर कहते हैं कि आपके पास तो ये मिनिस्ट्री नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं है। कई लोग तो कहते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी नहीं है। विपक्ष को आज स्पोर्ट्स की अचानक कैसे याद आ गई? शायद खुद के टीम में कोई परफॉर्मर नहीं बचा इसलिए क्या? स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछने से पहले खुद को देख लीजिए, आपके टीम के कप्तान कौन है? हर मैच में तो टीम का कप्तान ही चेंज हो जाता है। हमारी सरकार में सिस्टम ऐसा है कि मंत्रालय टीम वर्क से चलता है, कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर से नहीं चलता। लेकिन विपक्ष की हालत तो ये है, पूरी टीम डगआउट में बैठी है और ट्वीट करके मैच जीतना चाहते हैं। पूरी टीम डगआउट में बैठकर ट्वीट करके मैच जीतना चाहते हैं। और जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, देश के खिलाड़ी मैदान में मेडल ला रहे हैं। थोड़ा जाके देखिए, आपकी सरकार से ज्यादा मेडल आ रहे हैं और विपक्ष यहाँ संसद में सिर्फ 9 ओवर मैच डाले जा रहे हैं। इसलिए सवाल पूछने से पहले थोड़ा खुद का स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए। जनता अब आपको फॉलो ऑन देने के मूड में है। महोदय इनका आरोप तो यह भी रहता है कि हमारी सरकार ने सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया। थोड़ा बजट देख लेते, बजट में थोड़ा देख लेते, थोड़ा डेटा को एनालाइज कर लेते तो अंधाधुंध बातें ना करते। आज फाइनेंशियल ईयर 2027 बजट में टोटल बजट 53.3 लाख करोड़ का है, जिसमें टोटल डिसइन्वेस्टमेंट कितना है किसी भी बच्चे को पता नहीं होगा, मात्र 80,000 करोड़। कितना होगा परसेंटेज में? 0.06% टोटल बजट का। और इनका कहना है हमने तो सारी चीजों को बेच दिया। थोड़ा होमवर्क कीजिए, बिना होमवर्क किए संसद में ना आया कीजिए। महोदय इनका तो एक ही मुद्दा चलता आया है, पीओके कब तक वापस आएगा? कब तक आएगा भैया, कब तक वापस आएगा? अरे भाई, जिस घर की चाबी आपने पड़ोसी को दे आए और उसका पता हमसे पूछते हैं। सवाल पूछने से पहले थोड़ा हिस्ट्री याद कर लेते। आप ही ने देश को प्रॉब्लम में डाला और टीवी में कौन पूछते हैं हमसे। एक मिनट, इन लोगों के लिए ये सेल का ऑफर चल रहा है क्या? ये आप लोग के लिए कोई सेल का ऑफर है क्या जो डेडलाइन अनाउंस कर दे, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा? ये कोई सेल का ऑफर नहीं है, इसके लिए डिप्लोमेसी लगती है। खैर इन लोगों को क्या पता, जो डिप्लोमेसी के नाम पे यूएन जाकर जो हमारे हाथ में था भैया पाकिस्तान को दे आए, और इनको लगता है कि पीओके हम कभी ले आएंगे। भैया इनका मुद्दा तो अरुणाचल को भी लेकर के है। ये लोग कहते हैं कि अरुणाचल पे कब्जा मतलब कब तक हटेगा, कब तक हटेगा, ये हमसे पूछते हैं। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं जैसे अरुणाचल को इन लोग लीज पे दे रखे हो। चाइना के स्पोक्सपर्सन है क्या? ये बातों से तो इनका लगता है कि ये संसद के स्पोक्सपर्सन कम और चाइना के स्पोक्सपर्सन ज्यादा है। आज अरुणाचल में रोड्स बन रही है, मगर ये आपको नहीं दिखेगा। सेना भी मजबूत हो रही है, ये भी आपको नहीं दिखेगा। सेना के इरादे क्लियर है, ये तो आपको आज तक दिखा ही नहीं। ये न्यू इंडिया है, सुनिए, ये न्यू इंडिया है। यहाँ इंच पर जमीन पर भी कोई आंख उठाएगा तो इंडिया करारा जवाब देगा, करारा जवाब देगा। और हमारी सरकार ने ऐसा करके दिखाया है। आज ये लोग कहते हैं कि माननीय हमारे होम मिनिस्टर जी बिना तथ्य के बात करते हैं। तो आइए कुछ तथ्य ही देख लेते हैं, कुछ तथ्य से इनके बात को थोड़ा चुप किया जाता है। आज इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस 80% से कम हुआ है।
मगर इनको क्या पता जो कश्मीर में खुद वायलेंस फैलाने में लगे हुए थे। नक्सल अफेक्टेड एरियाज 96 से घटकर 16 रह गए, मगर ये भी इनको नहीं पता होगा। ये तो वेस्ट बंगाल की चुनाव की बात करते हैं ना, स्टार्ट कहां से हुआ था मैम साहिबा, आप थोड़ा बताइएगा। नक्सलबाड़ी से ही स्टार्ट हुआ था और आज तक क्यों नहीं खत्म हो पाया? आप हमारी सरकार को बोल रहे हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बॉर्डर के सेंसिटिव एरियाज में जो इनके सरकार तक मात्र 2900 किलोमीटर तक सेंसिटिव एरियाज में रोड थे, वो आज इस देश की सरकार ने बढ़ाकर 14,400 किलोमीटर तक बना दिया। ये भी इनको नहीं दिखेगा। इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से देश की सिक्योरिटी मजबूत नहीं होती, थोड़ा ये समझ लीजिए। 5044 पुलिस स्टेशन रिमोट एरियाज में गठित किए गए, ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा टेरर इंसिडेंट्स, ये बात टेरर इंसिडेंट्स करते हैं, पहलगाम अटैक हो गया, आपकी सरकार तो निकम्मी है। अरे भैया थोड़ा टेरर इंसिडेंट्स का डेटा देखे हैं, 70% डिक्लाइन आया है, और ये हमारा डेटा नहीं है, वर्ल्ड वाइड डेटा है, थोड़ा जान के देखते। आज आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ टेरर इंसिडेंट बढ़ गए, आपके समय में तो पार्लियामेंट में अटैक हो जाते थे, आज तो कश्मीर की बात करते हैं। सुनिए, इन लोगों के समय जो नॉर्थ ईस्ट पहले नेग्लेक्टेड जोन था, आज वो कनेक्टेड जोन है, ये भी इन लोगों को नहीं दिखेगा। मेघालय में जो कभी इन लोगों ने खाना तक नहीं पहुंचाया, मणिपुर की बात कर रही थी मैम साहिबा, महोदया मणिपुर की बात कर रही थी। आपको पता है जब आपकी सरकार थी वहां 21 दिनों तक लोग भूखे मर रहे थे, वो कंडीशन नहीं आई है। आज नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, मेघालय में पहली बार ट्रेन से वहां पे फूड स्टफ पहुंचाए जा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता क्या? रेड कॉरिडोर अब रिड्यूस्ड कॉरिडोर बन गया है, ये भी इनको नहीं दिखेगा। इनको तो अपना पॉलिटिक्स का रोटी सेकना है भैया, और ऐसा ही लक्षण रहे ना तो बाल सफेद हो जाएंगे इस आपसे। सुनिए, हमारी सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए, ये आपको नहीं दिखेगा। अप्सपा एक्ट किसके समय लाया गया, ये आपको नहीं दिखेगा। आज हमारी सरकार ने अप्सपा एक्ट असम, नागालैंड और मणिपुर से हटा दिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लाया, ये भी आपको नहीं दिखेगा। आपके समय में रात में कोई भी घुसपैठिए घुसाते थे, आज आपने डेटा देखा, कोई भी घुसपैठिए आज हमारी सरकार के समय अंदर नहीं आ सकते। नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं। क्या पता जो अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं वो देश की बात करते हैं। बॉर्डर अब गार्डेड नहीं, अब मॉनिटर्ड और मैनेज है। अंत में महोदय मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नो कॉन्फिडेंस नहीं, नो प्रिपरेशन मोशन है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है, लाइफ के लिए लड़ रहे हैं। देश इतने सालों से फैसला कर रहा है, पिछले 12 सालों से फैसला कर रहा है, और आज ये सदन हमारी सरकार को बचाकर खुद भी फैसला कर देगी। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद महोदय।